हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 का इंग्लिश का लेसन नंबर 5। द नेम इज़ इंडिगो। इंडिगो जो लेसन है वो रिटन बाय लुइस फिशर। ठीक है, लुइस फिशर। एक बात यहाँ पे याद रखने लायक है, पॉइंट देखो। उनकी जो लुइस फिशर हैं, इनकी बुक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये इनकी मोस्ट फेमस बुक का नाम है, जिसमें से जो हमारा लेसन इंडिगो है ये लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है अच्छे से, इसलिए ये मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं आपको। नेक्स्ट इनके कुछ वर्क्स दिए गए हैं, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू। ठीक है, ये वाले भी आपको याद रखने हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं समरी। समरी में क्या है? फर्स्ट विजिटेड गांधी। फर्स्ट विजिटेड गांधी यानी कि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने गांधी जी को विजिट किया था कब? 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। सेवाग्राम जो कि सेंट्रल एशिया में है, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था। किसने? लुइस फिशर। लुइस फिशर है ना राइटर का नेम? हाँ, लुइस फिशर। लुइस फिशर ने सेंट्रल इंडिया में जो उनका सेवाग्राम आश्रम है, सेवाग्राम में आश्रम है, वहाँ पे विजिट किया था। फर्स्ट विजिट थी ये। तो उन्होंने क्या कहा था? I will tell you how it happened that decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो ये जो वर्ड्स हैं ये महात्मा गांधी के हैं। और ये गए क्यों थे? देखो, जो लुइस फिशर हैं क्यों गए थे महात्मा गांधी के पास? क्योंकि वो जो चंपारण मूवमेंट हुई थी, चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था, उसके बारे में जानने के लिए पूरी तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए थी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये वाला सब बताया उन्होंने। अब दिसंबर 1916 की बात है, ये महात्मा गांधी उसको बता रहे हैं, जो कि हमारे लेसन में लिखा हुआ है। ठीक है, एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। लखनऊ में हुई थी एनुअल कन्वेंशन था। कहाँ का? नेशनल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसका एनुअल कन्वेंशन था। दिसंबर 1916 की बात है, लखनऊ में था। 2301 लगभग प्रतिनिधि आए थे और बहुत सारे विजिटर्स भी वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे एक पीजेंट आया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला आया था और ये कहाँ का था? ये चंपारण का था। ठीक है, शेयर क्रॉपर था, इलिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था, बट उसमें क्या था कि एक साहस था अलग ही तरीके का, कि जो उनके साथ जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा है, कि उसके अगेंस्ट वो कुछ करे। ठीक है, तो चंपारण जो है फुट हिल्स पे, हिमालय की फुट हिल्स पे, मतलब कि नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पे नेपाल किंगडम के पास ही है एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है चंपारण। ठीक है, और कहाँ ये राजकुमार शुक्ला वहीं से आया था, जहाँ पे शेयर क्रॉपिंग सिस्टम चलता है एक। ठीक है, आगे मैं बता दूंगी कि शेयर क्रॉपिंग क्या है। तो उसने क्या कहा? सेड टू गांधी जी, आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। उसने क्या कहा? शुक्ला ने क्या कहा गांधी से कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ और जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट कुछ करें। अब ये है चंपारण। चंपारण के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। चंपारण में क्या था? पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था ये एक लैंडलॉर्ड सिस्टम का ही हिस्सा था, जिसमें क्या होता था कि जो समबडी सेड हिम टू स्पीक टू गांधी, मतलब जो उनके बिहार में जो था, ये क्या शेयर क्रॉपिंग सिस्टम बिहार में भी था सेम इसी टाइप का, और उसके अगेंस्ट कुछ किया था महात्मा गांधी ने। इसीलिए किसी ने बोला, किसको? शुक्ला को, कि आपको महात्मा गांधी से मिलना चाहिए, तभी ये जो सिस्टम है ये खत्म हो सकता है। शुक्ला अकम्पनीड हिम। कौन पर? देखो, महात्मा गांधी के पास टाइम नहीं था क्योंकि उनको बिहार जाना था, जैसे बहुत सारी मूवमेंट्स का वो हिस्सा बनते थे, तो इसीलिए उनको ये कानपुर जाना था। बट शुक्ला ने क्या किया कि उनको फॉलो किया, जहाँ पे भी इंडिया के किसी भी पार्ट में वो गए, उन्होंने महात्मा गांधी को फॉलो किया और फिक्स अ डेट ही बेग्ड। तो क्या हुआ? कुछ दिन फॉलो करके, कुछ टाइम तक फॉलो करते रहे, लेकिन फिर उसने क्या किया कि एक डेट फिक्स कर दो। महात्मा जी को बोला कि एक डेट फिक्स कर दो, और इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स डिनेस्टी एंड स्टोरी गांधी जी सेड। मतलब जो गांधी जी थे उसकी स्टोरी सुन के, चंपारण में जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा था उसकी स्टोरी सुन के जो महात्मा गांधी थे वो थोड़ा सा इम्प्रेस्ड थे, इसलिए उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी। आई हैव टू, तो उन्होंने क्या बोला? आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच डेट, मतलब कोई डेट बताई कि मैं इस डेट को कलकत्ता आऊँगा और वहाँ से डायरेक्ट तुम मुझे ले लेना, कम एंड मीट मी, टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले लेना। तो क्या हुआ? उन दोनों ने कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ, जो भी, उसके बाद क्या हुआ? अ ट्रेन फ्रॉम द सिटी पटना इन बिहार, तो उन्होंने पटना के लिए एक ट्रेन पकड़ी। शुक्ला टुक हिम टू राजेंद्र प्रसाद, और पटना जाते ही
जो शुक्ला है वो कहाँ लेके गए महात्मा गांधी को? राजेंद्र प्रसाद के पास। राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे एक लॉयर थे जो बाद में जाके प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने। ही वॉज आउट ऑफ टाउन। तो उस दिन क्या था, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो उस दिन मतलब आउट ऑफ द टाउन, यानी कि वहाँ पे जिस जगह पे वो मिलने गए थे वहाँ पे नहीं थे, अपने घर पे नहीं थे। लेकिन जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, जो सर्वेंट्स थे वो शुक्ला को जानते थे। क्यों? क्योंकि वो एक पुअर मतलब गरीब आदमी है जो आया है, जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के एंगेज्ड, क्योंकि उसने पहले भी राजेंद्र प्रसाद से बात की हुई है, इसलिए जो सर्वेंट्स थे उसको जानते थे। सो दे लेड हिम टू स्टे ऑन द ग्राउंड। और उन्होंने क्या किया, तो उसको बोला कि तुम यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के वेट करो। गांधी टू एन अनदर पीजेंट, और जो गांधी जी हैं उनको दूसरे किसी पीजेंट के पास ले जाया गया। ही वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर। तो क्या हुआ कि गांधी जी को परमिशन नहीं मिली कि वो कुएं से पानी निकाल सके और पी सके। तो इससे क्या पता लगता है? अनटचेबिलिटी का। गांधी जी को वहाँ पे यानी कि बिहार में, पटना में अनटचेबिलिटी का पता लगा कि कैसे कैसे छुआछूत यहाँ पे फैल रहा है। तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे सबसे पहले, मतलब पटना से निकलते ही वो कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर। ठीक है। और वो मुजफ्फरपुर उन्होंने जाने का क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मुजफ्फरपुर से जो चंपारण की सिचुएशन है उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है कि क्या क्या सिचुएशन है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद एक टेलीग्राम भेजा किसको? प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को। टेलीग्राम भेजा किसको? जे.बी. कृपलानी, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में एज अ प्रोफेसर अपना वर्क कर रहे थे। हुम ही हैड सीन एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिसको उन्होंने कहाँ पे देखा था? टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। ऑन 15 अप्रैल 1917 कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब एक तरीके से धरने वाला काम हो गया था कि कृपलानी जो थे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके 15 अप्रैल 1970 को वहाँ पे आ चुके थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, और वहाँ पे 2 दिन के लिए रुके। इन होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। प्रोफेसर मलकानी कौन थे? एक टीचर गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी जी ने बोला कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, क्या? किसी के घर पे रुकना। ठीक है। गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। तो उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर? गांधी जी ने क्या कमेंट किया कि मैं किसके घर पे रुक रहा हूँ, मतलब किसके घर पे मुझे शरण लेनी पड़ रही है? एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरे जैसे इंसान को हेल्प कर रहे हैं। नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। तो क्या हुआ, जो उनके मिशन का नेचर था, नेचर यानी कि जो इनजस्टिस लोगों के साथ हो रहा था उसके एंगेज्ड जो वो काम कर रहे थे, वो जो नेचर था वो इजिली स्प्रेड हो गया, बहुत ही जल्दी लोगों में स्प्रेड हो गया। इस वजह से क्या हुआ? थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। तो मुजफ्फरपुर से वो जल्द ही चंपारण में भी पहुंच गया और लोगों को उसके बारे में पता चला। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट बाय कन्वेइंग टू सी देयर चैंपियन। तो क्या हुआ, अब देखो चंपारण के लोगों को भी पता लगा कि उनकी हेल्प करने के लिए कोई आ रहा है, तो वो बाय फुट मतलब अपने खुद पैदल चल के महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए उनको लेने गए। तो क्या हुआ, मुजफ्फरपुर लॉयर्स फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। मुजफ्फरपुर के लोगों ने जो कोर्ट में मतलब केस लड़ने के लिए पहल की। गांधी जी डिड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और उन्होंने, गांधी जी ने किस लिए उनको डांटा? क्योंकि वो बहुत अच्छी अमाउंट एज अ फी ले रहे थे केस लड़ने के लिए। ठीक है। उन्होंने क्या कहा? ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उन्होंने क्या कहा कि मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स does little good where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless। तो उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पे लोग इतने डिप्राइव्ड हैं, मतलब जो पीजेंट्स हैं वो इतने क्रश्ड हैं और डर से भरे हुए हैं, वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो यूजलेस साबित होंगी, वो वहाँ पे इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि जो सबसे बड़ा रिलीफ होगा पीजेंट्स के लिए वो क्या होगा कि उनको डर से पहले मुक्त किया जाए। अब चंपारण का सीन आता है कि चंपारण में क्या दिक्कत थी। ठीक है। यानी कि जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था वो क्या था। Arable land was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। देखो जैसे हम आज के टाइम पे क्या होता है, जो किसान लोग होते हैं जो खुद खेती नहीं करते, कई बार क्या होता है किसान की ज़मीन है वो ठेके पे दे देता आगे। ठीक है। तो इसी तरीके का सिस्टम था यहाँ पे कि जो बड़ी बड़ी लैंड्स थी उनको डिवाइड किया गया था कुछ एस्टेट्स में, और जो एस्टेट्स थी वो किसके अंडर आती थी? इंग्लिशमैन के अंडर। और वहाँ पे जो काम करने वाले कौन थे? वो इंडियन थे। तो जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी वो क्या थी? इंडिगो। ठीक है। इंडिगो यानी कि नील की खेती। इंडिगो जो थी वहाँ पे चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी, यानी कि व्यापार के लिए भी यूज़ किया जाता था उस क्रॉप को। तो क्या हो रहा था
कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था एक, और वो क्या था, लैंडलॉर्ड्स वर फोर्स टू ग्रो 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो उनको देखो क्या हो रहा था कि ज़मीन किसी और की है, अगर मतलब, और खेती किसी और को करने को दी जा रही है। अब जैसे ठेका तो पहुंचता है ना जो लैंड का ओनर होता है उसके पास, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि 15% जो होल्डिंग्स हैं उनकी, उनको इंडिगो उगानी है वहाँ पे, और जो इंडिगो है वो पूरी हार्वेस्ट सरेंडर कर देनी है एज अ रेंट, मतलब खेतों का एज अ रेंट उनको पे करना है जितना, मतलब कि उनको फोर्स किया गया पहले तो कि इंडिगो ही उगानी है मैक्सिमम, ठीक है। और फिर उस इंडिगो का मैक्सिमम हार्वेस्ट जो है वो किसको देना है, अंग्रेज़ों को एज अ रेंट पे करना है, ठीक है। तो ये था वहाँ की समस्या। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो ये सब ठीक था। उसके बाद क्या हुआ कि जो नील की डिमांड है वो एकदम से कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी है वहाँ पे डेवलप हो चुका था, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर चुके थे वो, ठीक है। तो इसलिए जर्मनी में भी जो इंडिगो बनाया जाने लगा था, इसलिए इंडिया वाले से जो भेजा जा रहा था उसकी डिमांड कम हो गई। तो अब क्या था, जो शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अब अंग्रेज क्या कह रहे थे कि जो 15% तुम देते थे ना, उससे हम तुम्हें रिलीव कर देंगे, बट उसके लिए तुम्हें कंपनसेशन देना होगा, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स को कंपनसेशन देना होगा। द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब क्या था कि जो ये इन्फॉर्मेशन थी कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो चुका है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो पीजेंट्स थे उन तक ये पहुंच गई, जिन्होंने साइन उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनके ऊपर साइन किए हुए थे, ठीक है। अब वो क्या चाह रहे थे कि ये अपनी मर्जी से क्रॉप्स ग्रो करवाते थे हमसे, उसका रेंट लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम जब क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, या जो हमारा मतलब अधिकार बनता है कि उनसे कोई पैसे ना लिए जाएं, और वो क्या अपनी पैसे वापस लेना चाहते थे उनसे, ठीक है, अंग्रेज़ों से। तो आगे इसका क्या होता है देखो, गांधी जी इन चंपारण। फर्स्ट ही विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। पहले वो कहाँ जाते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं। सेक्रेटरी उसको क्या बोलता है कि हम आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो गांधी जी उसको बोलते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ अपनी ही कंट्री में। फिर वो जाते हैं द कमिश्नर के पास। कमिश्नर यानी कि ये सब जो है ये ब्रिटिशर्स ही हैं वहाँ पे, ठीक है। कमिश्नर के पास जाते हैं जो कि टिरहट डिवीज़न में है। टिरहट डिवीज़न चंपारण में ही आता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसके पास मतलब 2-3 जगह इसी तरीके से वो अपना मतलब अपनी जो अपील है वो करते हैं। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी को ज्वाइन करते हैं कौन कौन, देखो, ही प्रोसीड टू मोतिहारी, प्रोसीडेड। तो अब मतलब जो अपना जो ये काम कर रहे हैं वो क्या कहाँ तक भी फैला रहे हैं। मोतिहारी जगह का नाम है, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल थी। तो बहुत सारे लॉयर्स थे, बहुत से लोग जो उनके साथ जुड़े। इनमें से कुछ लॉयर्स के नाम आए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मोतिहारी है जैसे क्या था, कैपिटल ऑफ चंपारण, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद लॉयर थे, ब्रिज किशोरी बाबू, मुलाना मजरोल हक, ठीक है, मुलाना मजरोल हक, ये सब लॉयर्स के नाम हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। तो अब क्या और क्या क्या हुआ इसके साथ, तो जून में क्या हुआ, प्रोट्रैक्टेड 4 इंटरव्यूज विद सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। तो क्या हुआ कि 3-4 इंटरव्यू हुए ऐसे, ठीक है, 4 इंटरव्यू है जून के टाइम पे। और जो सर एडवर्ड गेट थे यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या कहा कि जो केस है हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो जो इस तरीके से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो पहली बार जीत पाई, मतलब अपना काम कर पाई इंडिया में। गांधी जी रिमेंड, तो जो ये था चंपारण वाला मूवमेंट था ये कामयाब रहा। गांधी जी, अब ये बताया गया है कि उसके जो फर्दर क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है। गांधी जी रुके 7 महीने तक लगभग चंपारण में, और उसके बाद भी वो विजिट्स वहाँ पे करते रहे, लगभग पूरा साल ही उनको लग गया वहाँ पे। अब क्या था, ब्रिटिशर्स एग्रीड बट दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, but he यानी कि गांधी जी ओनली कितने डिमांड की, 50%, ठीक है। तो जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि गांधी जी उनको पूरी डिमांड करेंगे कि जितनी पैसे उन्होंने अभी तक वसूल किए हैं जो पीजेंट्स हैं उनसे, वो पूरी मांगेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा कि 50% की डिमांड की। रेवंड
JZ होज, ये कौन था? ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी था जो कि एक तरीके से फॉलोवर था किसका? महात्मा गांधी का। और इन्होंने क्या कहा? देयर ही सीम्ड एडमन thinking probably that he would not give way the representatives of the peasants offered to। तो मतलब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, एक तरीके से तारीफ करते हुए बोलते हैं महात्मा गांधी की कि जो महात्मा गांधी है, जो उनको करना चाहिए था, अंग्रेज़ों को जैसा लग रहा था उसके अपोजिट उन्होंने किया और पीजेंट्स का साथ भी दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही चालाकी से अपना काम किया। तो उनको और लोग क्या कह रहे थे कि 25% और बढ़ा दो, मतलब जो वो कमीशन पे करनी थी, कंपनसेशन। बट उन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी ने कि नहीं, क्योंकि देखो आगे क्या वर्ड्स हैं, क्योंकि पीजेंट्स का जो करेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे वो गेन करेंगे। एट द एंड ऑफ द प्रोटेस्ट गांधी जी सेड द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लिग टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि जो कंपनसेशन के रूप में जो उनको मनी मिलेगी उसकी अमाउंट के बजाय वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रीगेन कर पाएंगे अपना प्रेस्टीज जो वो खो चुके थे। कैसे? उनको सरेंडर करके। ठीक है, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। इसके बाद से क्या हुआ कि जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो गायब हो गई, मतलब कि वहाँ से ख़त्म हो गई। टू ओवरकम कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण। अब देखो इस दौरान गांधी जी ने क्या देखा कि चंपारण में बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड पीपल हैं सोशली एंड कल्चरली। तो उन्होंने उस सिचुएशन को भी इम्प्रूव करना चाहा और क्या कहा कि कुछ टीचर्स को बुलाया, जैसे कि महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनकी पत्नियां, इन दोनों की पत्नियां, इनको बुलाया। ये टीचर्स थे और क्या किया गया, इनकी हेल्प से लोगों को टीच करने की कोशिश की। ठीक है, और प्राइमरी स्कूल खोले गए लगभग 6 विलेजेस में। और कस्तूरीबाई यानी कि जो इनकी वाइफ थी, गांधी जी की वाइफ कस्तूरीबाई ने क्या कहा कि आश्रम के जो रूल्स हैं पर्सनल क्लीनलीनेस के, ठीक है, वो और पर्सनल क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन फॉर हाइजीन के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, कम्युनिटी सैनिटेशन, ठीक है, ये सब रूल्स जो थे वो औरतों को, बच्चों को, सभी को वहाँ पे सिखाए। और क्या था कि जो हेल्थ कंडीशन थी उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, जैसे कि कैस्टर ऑयल दिया गया, कोटिन टंग, यानी कि जैसे जो टंग क्लीनर, एज अ टंग क्लीनर, माउथ क्लीनर कैस्टर ऑयल यूज़ किया गया, लोगों को दिया गया। कुनीन और कैस्टर ऑयल, ये एक टैबलेट होती है, कुनीन और कैस्टर ऑयल दिया गया जिनको मलेरिया हुआ था। और ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, ये किसके लिए था? स्किन की, जिनको थोड़े इशू फेस कर रहे थे उनके लिए। ठीक है, तो ये सब हेल्प उन्होंने की। अब आता है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज़। ये कौन था? द इंग्लिश पैसिफिस्ट, डिवोटेड फॉलोवर एंड लॉयर। कौन था? फॉलोवर था गांधी का, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज़। ये याद रखना। इन्होंने क्या कहा? बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड पे जाने से पहले इन्होंने गांधी जी को फेयरवेल कहा, यानी कि अलविदा कहा। गांधी वाज अपोजिट द, देखो इन्होंने ना चंपारण जब जो सत्याग्रह था उसके टाइम पे एंड्रयू ने क्या बोला कि मैं आपके साथ, मतलब एंड्रयू ने क्या बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, इस चंपारण सत्याग्रह में मैं अपनी भागीदारी निभाना चाहता हूँ। बट गांधी जी ने क्या बोला कि एंड्रयू स्टे विद हिम ड्यूरिंग द चंपारण। ही सेड यू थिंक दैट इन द अनइक्वल फाइट इट वुड हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आर साइड। तो देखो ये अनइक्वल फाइट है, जो मतलब एक साइड इंडियंस है, एक साइड ब्रिटिशर्स है, तो क्या ये हेल्पफुल होगा कि जो एक इंग्लिश मैन है वो हमारी साइड है? ये अच्छा नहीं होगा। मतलब दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। इस तरीके से ये क्या शो करता है कि तुम्हारे हार्ट की वीकनेस, तुम्हारा दिल कितना कमज़ोर है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। तो उसने क्या कहा कि हमें अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए कि हम जो बैटल है वो जीत सकते हैं। ही हैड रेड आर माइंड्स करेक्टली। अब ये राजेंद्र प्रसाद की स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या बोला? ही हैड रेड आर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे माइंड को अच्छे से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, गांधी इन हिज वे टोट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो इस तरीके से, मतलब जो ये वाला एग्जाम्पल दिया गया आपको ऊपर कि इंग्लिश मैन जो हमारी साइड आए वो नहीं चाहते ऐसा। गांधी जी ने बोला कि इंग्लिश मैन हमारी साइड नहीं आना चाहिए, हम अपने ही तरीके से फाइट करना चाहते हैं और ये अच्छा भी नहीं होगा। तो इस चीज़ से राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं कि उन्होंने क्या सिखाया हमें? सेल्फ रिलायंस का लेसन। ठीक है, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द हेल्प टू शेयर क्रॉपर एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स ऑल बाउंड टुगेदर। तो ये सब चीज़ें हमने एक साथ सीखी। तो ये था हमारा लेसन। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो उन पे आप अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करते हैं अपना
तो लेसन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, पोएट एंड पैनकेक्स। इस लेसन से क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, मैंने देखा है कि पैनकेक्स क्या है। देखो पैनकेक्स से क्या पता लग रहा है कि ये कोई खाने की चीज़ है, ठीक है। पैनकेक्स होते हैं खाने वाले छोटे छोटे केक होते हैं, उनको बोलते हैं पैनकेक्स, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही है, तो ये लेसन में आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके राइटर का नाम है अशोकामित्रा। अशोकामित्रा जो कौन थे, तमिल राइटर थे, इतना याद रख लेना। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में उनके कुछ साल बिताए हुए, और उनकी बुक के बारे में वो लिखते हैं माई ईयर्स विद बॉस। उनकी बुक का नाम है माई ईयर्स विद बॉस। ये इसमें अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। इंडिया में कैसे मूवीज़ का इन्फ्लुएंस है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, इस लेसन में हमें बताया गया है। तो समरी स्टार्ट करते हैं। पैनकेक्स का मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पैनकेक्स क्या है, द फेमस मेकअप ब्रांड है एक, ठीक है। पैनकेक्स एक मेकअप ब्रांड का नेम है, विच जेमिनी स्टूडियो ऑर्डर्ड इन ट्रक लोड्स, यानी कि बल्क में ऑर्डर करते थे इस मेकअप ब्रांड को। पैनकेक्स के जो ऑब्जेक्ट्स थे या मेकअप प्रोडक्ट्स थे वो यूज़ किए जाते थे जेमिनी स्टूडियो में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर मेकअप। देन टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु हैव टू बियर टू मैनी लाइट्स ऑन देयर फेसेस वाइल गेटिंग रेडी इन द मेकअप रूम। तो फिर आगे वो क्या बात करते हैं कि मेकअप रूम में कैसे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट्स मेकअप करवाने के लिए मेकअप रूम में। द मेकअप डिपार्टमेंट according to him used heaps of makeup to turn them into ugly looking creatures। और उसने क्या बोला है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, राइटर के अकॉर्डिंग जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो इतना मेकअप यूज़ करते हैं कि जो नॉर्मल इंसान है उनको अगली दिखा देते हैं, अगली लुकिंग क्रिएचर्स में चेंज कर देते हैं। अब एक रोल आया है ऑफिस बॉय का, ठीक है। इस लेसन को हम पॉइंट्स के थ्रू ही पढ़ेंगे और ये लेसन इसी तरीके से कवर अप हो जाएगा इजीली। तो ऑफिस बॉय का रोल क्या है, यहाँ से जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऑफिस बॉय का क्या काम है। ऑफिस बॉय के नाम से आपको क्या पता लग रहा है कि ऑफिस के कामों में हेल्प करना, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स लेके आना, इधर उधर पकड़ाना, तो इस तरीके का काम। लेकिन इसका काम क्या है, देखो, ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट हुज टास्क इज टू स्लैप पेंट ऑन द फेसेस ऑफ प्लेयर्स एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। जब ऑफिस बॉय का क्या काम है, देखो आपने कई बार मूवीज़ में दिखाई जाते हैं कि मूवी के अंदर ही कोई शूटिंग हो रही होती है, उसमें क्या होता है जब शूटिंग के टाइम बीच में ब्रेक आता है उस टाइम पे पाउडर लगाते हैं, मतलब जो स्वेटिंग वगैरह हो रही होती है उसको साफ करने के लिए हीरो या हीरोइन उनके फेस पे क्लीन करते हैं, मतलब पाउडर लगाते हैं, ठीक है। तो वो काम होता है ऑफिस बॉय का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आता है राइटर वहाँ पे क्यों गए थे, यानी कि जेमिनी थिएटर क्यों गए थे। वॉज अ पोएट, राइटर जो थे एक पोएट थे, एंड हैड ज्वाइन द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। और स्टूडियो उन्होंने क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि वो एक एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट बनना चाहते थे। लिरिसिस्ट होता है जो लिरिक्स लिखता है, ठीक है। इन दोज डेज द ऑथर, तो उस टाइम पे क्या था उस टाइम पे क्या था, जो ऑथर्स थे उनको काम करना होता था इनसाइड अ क्यूबिकल एंड हैड द टास्क ऑफ कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग। मतलब जो ऑथर का काम क्या था उस टाइम पे, न्यूज़पेपर कटिंग को कलेक्ट करना, ठीक है, न्यूज़पेपर कटिंग्स को कलेक्ट करना, उन न्यूज़पेपर कटिंग्स को जो औरों के लिए इनसफिशिएंट, मतलब कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उन न्यूज़पेपर कटिंग्स को कलेक्ट करता था एक ऑथर और वहीं से अपना कंटेंट इकट्ठा करता था। अब एक रोल है सुब्बू का। सुब्बू कौन है, सुब्बू है एक ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण है। वॉज अ रिसोर्सफुल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, ठीक है, इसीलिए औरों से वो अलग है। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, मूवीज़ के लिए एज अ टेलर, मतलब कि यूनिक बनाती है जिसको, मतलब मूवीज़ में उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता इस तरीके से। एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इमेजिन फिल्म मेकिंग विदाउट हिम, उसके बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते कि फिल्म मेकिंग कुछ होती है, मतलब फिल्म मेकिंग उसके बिना हो ही नहीं सकती थी। एज अ टेलर मतलब कि जो एडिटिंग का काम था, एक तरीके से एडिटिंग का काम। ही वॉज वेरी वेलकमिंग, बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी उसकी अच्छी थी, हॉस्पिटैलिटी यानी कि सेवा के लिए वो तैयार रहता था और वेलकमिंग नेचर भी था। जस्ट लाइक मैनी अदर्स एट जेमिनी स्टूडियो ही ऑल्सो डिड पोएट्री, औरों की तरह, जैसे कि जेमिनी स्टूडियो में और भी लोग थे वो पोएट्री करते थे, ऐसे ही वो भी पोएट्री करता था। ही वर्कड फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट, वो स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए काम करता था, ये बात आप याद रखोगे कि स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। और स्टोरी डिपार्टमेंट में क्या क्या था, लॉयर्स होते थे, ठीक है। स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए काम करता था कौन, सुब्बू, और स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन होते थे, लॉयर्स।
People generally called him the opposite of a legal practitioner. He was a logical and neutral man amidst a room of dreamers. तो क्या था, जो लोग थे, कॉमन लोग, उसको क्या बोलते थे कि ये जो अपना जो लीगल प्रैक्टिशनर है, मतलब एज अ लॉयर वहाँ पे जो काम कर रहा है, उसके अपोजिट है उसका नेचर, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और न्यूट्रल सा आदमी था। ठीक है, अब बात आती है जेमिनी स्टूडियो की। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेमिनी स्टूडियो में क्या है, हाउ जेमिनी स्टूडियो गॉट अ चांस टू होस्ट अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स। इंटरनेशनल परफॉर्मर्स का नाम क्या था, मोरल रियरमेंट, ठीक है, आर्मी। ये है मोरल रियार्मेंट आर्मी। मोरल रियार्मेंट आर्मी ये एक मूवमेंट का नाम भी है। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये एक ग्रुप था, इंटरनेशनल ग्रुप था, जिन्होंने प्ले किया था एक, कहाँ पे, जेमिनी स्टूडियो में। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो में एक प्ले किया था, उस प्ले का नाम था जोथम वैली। जोथम वैली, जो कि रिटन बाय फ्रैंक बचमैन एंड इट्स स्टेज सनराइज एंड सनसेट सीन्स सर्व एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द जेमिनी स्टूडियो। तो क्या था, देखो, इन्होंने मोरल रियार्मेंट आर्मी इन्होंने क्या किया था, एक प्ले किया था, प्ले का नाम क्या था, जोथम वैली। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लेसन। ठीक है, और जोथम वैली के राइटर कौन थे, फ्रैंक बचमैन, ये भी आपको याद रखना है। तो इससे जेमिनी स्टूडियो ने क्या लिया था, सनराइज एंड सनसेट सीन। ठीक है, रेफरेंस ली थी जेमिनी स्टूडियो ने सनराइज एंड सनसेट सीन की, कहाँ से, जोथम वैली जो प्ले था वो प्ले किया गया था मोरल रियार्मेंट आर्मी के द्वारा जेमिनी स्टूडियो में। और मोरल रियार्मेंट आर्मी जो थी वो क्या थी, इंटरनेशनल परफॉर्मर थे वहाँ पे। इसके बाद देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि तमिल, मतलब ये जो लेसन था, देखो राइटर तमिल है, तो ये पूरा जो जेमिनी स्टूडियो है ये भी तमिल ही है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखोगे। तो इसमें क्या था, जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी प्रेजेंटेड बाय द मोरल रियार्मेंट मूवमेंट, जो देखो, एक तो हमें बता दिया जोथम वैली प्ले। ठीक है, और दूसरा जो प्ले था वो कौन सा था, ये द फॉरगॉटन फैक्टर। ये दोनों प्लेस के नाम आप याद रखोगे, लेकिन हमारे पास जो लेसन में है वो ये है जोथम वैली प्ले। इसको आप ध्यान रखोगे, जो कि परफॉर्म किए गए थे मोरल रियार्मेंट मूवमेंट के द्वारा, कहाँ पे, जेमिनी स्टूडियो में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है स्टीफन स्पेंडर का रोल यहाँ पे क्या था, देखो, जो राइटर हैं उस टाइम पे जब स्टीफन स्पेंडर ने विजिट किया था जेमिनी स्टूडियो में, उनको उस टाइम पे नहीं पता था कि स्टीफन स्पेंडर कौन है, उनको बाद में पता चला था, जो कि उन्होंने लास्ट में ये बताया है। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर, हमें इसका नाम पता है, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कौन थे, इंग्लिश पोएट थे, जो कि आए थे, जिन्होंने विजिट किया था जेमिनी स्टूडियो को एज अ कैटलिस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द डिसकनेक्ट बिटवीन द लिटरेरी वर्ल्ड एंड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और जो लिटरेरी वर्ल्ड है उसके बीच में जो कनेक्शन है वो अच्छा नहीं है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके थीम्स को एक्सप्लोर करने के लिए ये आए थे जेमिनी स्टूडियो। पीपल हैड हार्डली हर्ड ऑफ हिम एंड दे कुडंट इवन कनेक्ट विद दैम ड्यू टू लिंग्विस्टिक बैरियर। और उस टाइम पे स्टीफन स्पेंडर को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे और इसीलिए वो उनसे कनेक्ट भी नहीं कर पाए। कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि लिंग्विस्टिक बैरियर था। वो कौन थे, इंग्लिश मैन थे, इंग्लिश पोएट थे, बट और आए कहाँ पे थे, तमिल स्टूडियो में। इट वॉज नॉट अंटिल अ फ्यू ईयर्स लेटर दैट, तो जो अशोक मित्रा थे उनको बहुत टाइम बाद जाके पता चला, जब उन्होंने नेम इन अ बुक ही, जब उन्होंने एक बुक में उनका नाम देखा, तब उनको रियलाइज हुआ कि स्टीफन स्पेंडर एक्चुअल में कौन थे। तो ये था हमारा लेसन पोएट्स एंड पैनकेक्स। 2 लेसन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, पूरी बुक का एक ही PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।